हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राइमरी टीचर के लिए। जो प्राइमरी टीचर्स का पीआरटी का जो सेकंड पेपर होने वाला है उसके लिए पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है अधिगम का अर्थ है बोलना, चलना, सीखना या देखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। नेक्स्ट है सभी व्यक्तियों में अधिगम की गति एक समान होती है। हाँ, ए और बी दोनों, नहीं इनमें से कोई नहीं। देखिए, अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। अब वो सभी व्यक्तियों में तो एक जैसी नहीं होती, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ी देर से सीखता है, तो एक समान तो नहीं होती। तो आंसर क्या होगा? नहीं, एक समान नहीं होती है। अनुकरणीय व्यवहार की कितनी श्रेणियां हैं? 2, 4, 3 या 5। अनुकरणीय व्यवहार की जो है 3 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है दमनात्मक प्रभाव का संबंध किससे है? भ्रष्ट व्यवहार के प्रतिबंध से, नए व्यवहार से, प्रतिक्रियात्मक कार्य से, इनमें से कोई नहीं। दमनात्मक प्रभाव का संबंध है भ्रष्ट व्यवहार के प्रतिबंध से। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने निम्न में से किन नियमों का विकास किया? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, इनमें सभी। थॉर्नडाइक ने जो है इन सभी नियमों का ही विकास किया था। अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम, ये तीनों ही जो है थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट है खोज अधिगम का जन्मदाता माना जाता है। थॉर्नडाइक को, पियाजे को, बिने को या जेरोम ब्रूनर को? खोज अधिगम का जन्मदाता है जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है क्रिया अनुकूलन का प्रयोग किन किन जंतुओं पर किया गया था? कुत्ता और कौवे पर, कुत्ता और कोयल पर, बिल्ली और मैना पर, चूहा और कबूतर पर। सक्रिय अनुकूलन का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था चूहे और कबूतर पर। नेक्स्ट है संख्याओं को समझना किस संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? संवेदिक गत्यात्मक काल से, औपचारिक संक्रिया काल से, स्थूल संक्रिय काल से या सहज बोधनीय काल से? तो इसका आंसर है स्थूल संक्रिय काल से। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, सतलुज, व्यास या शिप्रा? आगरा जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा है। विद्यार्थी अनुकूलन विधियों से संबंधित है खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण विधि या इनमें से सभी? तो विद्यार्थी से जो अनुकूलन विधि जो है वो इन सभी से ही रिलेटेड है। विद्यार्थी अनुकूलन विधि इन सब से संबंधित है। ठीक है। अनुदेशात्मक विधियां संबंधित हैं खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि या समस्या समाधान विधि? तो अनुदेशात्मक विधि जो है वो संबंधित है प्रदर्शन विधि से। चित्र, चार्ट, मॉडल प्रयोगों का उपयोग किस विधि में किया जाता है? प्रोजेक्ट विधि में, खेल विधि में, अन्वेषण विधि में या प्रदर्शन विधि में? चित्र और चार्ट वगैरह का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रदर्शन विधि में किया जाता है। आयत का परिमाप बराबर होता है। देखिए, आयत का परिमाप हमें क्या होता है? आयत में एल और बी होते हैं हमारे पास। जैसे ये लेते हैं ये एल और बी, ठीक है, ये बी, ये एल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है 2l + b, ये होता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है? 2a + b वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2a + b वाला। सिर्फ यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की जगह जो इन्होंने a और b यूज किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं समस्यात्मक कार्य है खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण विधि या प्रदर्शन विधि? समस्यात्मक कार्य कौन सा है? प्रोजेक्ट विधि। ओके, अन्वेषण विधि की प्रक्रिया कितने चरण में की जाती है? 4, 6, 7 या 3? अन्वेषण विधि की प्रक्रिया जो है 4 चरण में की जाती है। मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर होता है आगमनात्मक विधि में, निगमनात्मक विधि में या प्रदर्शन विधि में, खेल विधि में? मूर्त से अमूर्त की जो होता है वो होता है आगमनात्मक विधि में। अमूर्त से मूर्त होता है निगमनात्मक विधि में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि अमूर्त से मूर्त की ओर अग्रसर होता है अन्वेषण विधि, आगमनात्मक, निगमनात्मक या प्रदर्शन? देखिए, मूर्त से अमूर्त आगमनात्मक, अमूर्त से मूर्त निगमनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जहां पर विद्यार्थी वैज्ञानिक कारणों का पता लगाते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है प्रदर्शन विधि का, अन्वेषण विधि का, आगमन विधि का, आगमनात्मक विधि का या खेल विधि का? वैज्ञानिक कारणों के लिए पता लगाने के लिए हम अन्वेषण विधि का प्रयोग करते हैं। कक्षा में क्रियाकलाप आयोजन से संबंधित एक पीरियड सामान्यतः कितने मिनट का होता है? 30 से 40 मिनट, 45 से 50 मिनट,
40 से 45 मिनट या 30 से 40 मिनट। ठीक है, क्रियाकलाप आयोजन से संबंधित जो पीरियड होता है वो होता है 40 से 45 मिनट का। 7 प्रकार से बुद्धिमत्ता का विवरण प्रस्तुत किया था गार्डनर, पियाजे, थार्नडाइक या बिनेट। तो बुद्धिमत्ता का विवरण 7 प्रकार से जो है किसने प्रस्तुत किया था? गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, कौन सा बुद्धिमत्ता कारक व्यक्ति को ध्वनि निर्माण, संप्रेषण और अर्थ समझने के योग्य बनाता है? भाषा, शारीरिक गतिशीलता, संगीत में या गणितीय वर्ग? ठीक है, तो आंसर है संगीत में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, संचार की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थी आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं? दूर संचार, जन संचार, तीव्र संचार या पूर्ण संचार? ये होता है तीव्र संचार, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। ठीक है, जन संचार तो बहुत सारे आदमियों के साथ होता है। ठीक है, हाँ, दूर संचार भी आपको पता ही होगा क्या होता है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर तकनीकी का प्रकार है? श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री या उपयुक्त सभी? हार्डवेयर क्या होती है? जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये तीनों ही जो है क्या है? हार्डवेयर तकनीकी है, जिन्हें हम टच कर पाए। श्रव्य सामग्री जो सुनने का है कुछ, तो उसे हम टच कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य जिसे सुन और देख दोनों सकते हैं, जैसे टीवी है उसे टच कर सकते हैं। सिर्फ देख सकते हैं तो उसे भी टच किया जा सकता है, तो वो क्या होगा? हार्डवेयर ही होगा। निम्न में से श्रव्य सामग्री नहीं है, इसने पूछा श्रव्य सामग्री मीन्स जिसमें से हम नहीं सुन सकते, ये बताना है हमें। ग्रामाफोन है, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आईपॉड में भी, ठीक है, पॉकीमैन में भी सुना जा सकता है। सिर्फ एक पावर पॉइंट होता है जिसमें नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है पूछा इसने, मीन्स जिसे देख भी नहीं सकते और देख नहीं सकते। भाई देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, देख सकते हैं हम मोबाइल में भी देख सकते हैं, मीन्स देख और सुन दोनों सकते हैं। दूरदर्शन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो में क्या होता है? सिर्फ सुनने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं होता है। तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तकनीकी के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, इलेक्ट्रॉनिक्स या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के जो है प्रकार कौन कौन से होते हैं? अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ योजना को कहते हैं दैनिक योजना, विद्यालय योजना, पुस्तक योजना या परीक्षा योजना? पाठ योजना को कहते हैं दैनिक योजना। एक पाठ योजना के कितने स्पष्ट चरण होते हैं? 6, 5, 3 या 2? पाठ योजना के जो है 3 स्पष्ट चरण होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किसी पाठ के शिक्षण अधिगम के वर्णन को लिखित रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है उच्च पाठ योजना, साधारण पाठ योजना, विशेष उच्च पाठ योजना, AMMC दोनों? ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है साधारण पाठ योजना। ओके, पाठ योजना होना चाहिए कठोर, साधारण, लचीला या अपरिवर्तनीय? पाठ योजना होना चाहिए लचीला। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम क्रिया के दौरान की जाने वाली गतिविधियां कहलाती हैं क्रिया पूर्व चरण, क्रिया पश्चात चरण, अंतः क्रिया चरण या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, शिक्षण अधिगम क्रिया के दौरान जो क्रिया गतिविधियां की जाती हैं वो होती है हमारी अंतः क्रिया चरण। नेक्स्ट है, किसी पाठ के वास्तविक शिक्षण से पहले निष्पादित की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं तैयारी संबंधित क्रियाएं, अंतःक्रिया संबंधित क्रियाएं, स्मृति संबंधित क्रियाएं, BMC दोनों? तो ये कहलाती हैं तैयारी संबंधित क्रियाएं। नेक्स्ट है, शिक्षक अपने कार्य को सरल एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करता है मशीनों का, शिक्षण व्यू रचना का, शिक्षण सहायक सामग्री का या शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तरीके का? तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा, शैक्षिक और वैज्ञानिक तरीके दोनों का। नेक्स्ट है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षा शिक्षण एवं अधिगम की धुरी है अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया, बालक या उपयुक्त सभी? तो इसमें शिक्षण की जो धुरी है वो है बालक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है ईमेल, ई सर्च या ई कॉमर्स? देखिए, ईमेल तो आप सबको पता ही होगा, हम
ईमेल तो मैसेज की तरह होता है। जब हमें कोई मैसेज सेंड करना होता है तो ईमेल भेजते हैं हम, कोई भी फाइल भेजनी हो वो ईमेल के द्वारा भेजी जा सकती है। तो जो व्यापार होता है इंटरनेट पर वो कहलाता है ई कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेट साइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? मध्यम पेज, अंतिम पेज, होम पेज, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट का जो मुख्य पेज होता है, जो पहला पेज जो होता है, ये भी पूछा जा सकता है इंटरनेट का जो है फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? फर्स्ट पेज जो कहलाता है वो कहलाता है होम पेज। ठीक है, तो सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, अब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजते, तो जब हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेज रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? अपलोडिंग कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब किसी और से जो है हम अपने कंप्यूटर में कोई चीज लेते हैं, जैसे इंटरनेट से कोई फाइल जो है हम अपने कंप्यूटर में लेनी होती है तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। लेकिन जब कोई फाइल जो है हमें अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजनी होती है तो वो होती है अपलोडिंग। ठीक है, वेब पर उपलब्ध पेज लिखे जाते हैं HTTP, HTML, बाइनरी, या इनमें से जो वेब पेज होते हैं ना वो हमारे कहाँ पे बनाए जाते हैं? HTML में बनाए जाते हैं। HTML की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसके अनुसार सीखने का उद्देश्य स्वतंत्रता चिंतन का विकास करना है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है व्यवहारिकतावाद। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, तब वह कोई गतिविधि कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है, यह आकलन क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन। देखिए सिर्फ अकेला कर रहा है वो, समूह में तो है ही नहीं, वो खुद का भी नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो स्व आकलन और सामूहिक आकलन तो वो कट ही गया। ठीक है, सहपाठियों द्वारा कोई आकलन नहीं, व्यक्तिगत आकलन होता है वो। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बालक का शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2008 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 ईस्वी में। राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में समाजवादी ढांचा स्वीकार किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में? तो ये स्वीकार किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः जवाबदेही के प्रकार माने जाते हैं 2, 3, 4 या 6। तो 4 प्रकार की जवाबदेही मानी जाती है। सीखने या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिपक्वता, अभिप्रेरणा, थकान, या उपरोक्त सभी। तो सीखने और अधिगम को जो प्रभावित करते हैं वो कारक वो तीनों ही है, अभिप्रेरणा भी है, परिपक्वता भी है और थकान भी है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का नियम नहीं है। देखिए सीखने के नियम कौन कौन से बताए थे थॉर्नडाइक ने? तत्परता का नियम भी बताया, प्रभाव का नियम भी बताया, और अभ्यास का नियम भी बताया। इसने क्वेश्चन में पूछा कौन सा नहीं है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध जो है वो थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में विचारधारा है प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद, व्याख्यावाद, या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ही जो है ये ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में है, ये तीनों ही विचारधाराएं। ओके, नेक्स्ट है, छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन में प्रस्तुत करता है मापन, मूल्यांकन, आकलन, या प्रगति विवरण पत्रक? तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन न किए जाने वाली वस्तु के साथ मापन के प्रयोग की प्रक्रिया को कहा जाता है मूल्यांकन, आकलन, मापन, या निर्देशन। ये कहा जाता मापन कहा जाता है। ठीक है, सतत शब्द का अर्थ है, सतत क्या होता है? लगातार। तो इसका अर्थ जो गया क्या होगा? निरंतर या लगातार। ठीक है, मूल्यांकन में जांचना होता है बालक में योग्यताओं की उपलब्धि, वृत्तियों एवं रुचियों को, कुशलताओं को और उपरोक्त सभी। मूल्यांकन कर रहे हैं तो योग्यता को भी जांचेंगे, कितना कुशल है, उसकी किस किस चीज में रुचि है, तो सब कुछ ही मापेंगे, तो जांचेंगे, तो उपरोक्त सभी। बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है मूल्यांकन, मापन, आकलन, या शिक्षक? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मूल्यांकन, ए। शिक्षक छात्रों के भविष्य में होने वाले व्यवहारों का पूर्वानुमान करते हैं मापन व मनोविज्ञान द्वारा, मूल्यांकन द्वारा, आकलन द्वारा, या कौशलात्मक रुचि द्वारा?
ठीक है, तो पूर्वानुमान लगाया जाता है मापन व मनोविज्ञान द्वारा। मूल्यांकन होता है व्यापक, सीमित, असीमित या सामयिक। मूल्यांकन जो होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड प्रेजेंटेशन, और इनमें से कोई नहीं। ई लर्निंग क्या होती है, जो हम अभी जो इंटरनेट पे जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो होती है ई लर्निंग। उसमें जो है सबसे वो कौन सा तरीका है ज्यादा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के। ठीक है, संचार की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थी आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं? दूर संचार, तीव्र संचार, जन संचार, पूर्ण संचार। तो ये था तीव्र संचार, बी। निम्नलिखित में से हार्डवेयर तकनीकी का प्रकार है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य और उपयुक्त सभी। ये देखिए मैं पहले ही करा चुकी हूँ, 3 क्वेश्चन, तो उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से श्रव्य सामग्री नहीं है पूछा है, तो पावर पॉइंट था, ग्रामाफोन, आईपॉड और पोकीमैन, ये क्या होती है, श्रव्य सामग्री होती है, पावर पॉइंट नहीं होता है। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, अब उसने पूछा नहीं है। ठीक है, दृश्य श्रव्य मीन्स जिसमें हम जो है देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो दोनों। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों हो सकते हैं, मोबाइल में हो सकते हैं, दूरदर्शन में हो सकते हैं, रेडियो में नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेडियो। तकनीकी के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपयुक्त सभी। ये चारों ही जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार है। ठीक है, तो ये थे पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पीआरटी के लिए। और इस सिर्फ पीआरटी के लिए नहीं, केवीएस के जो एग्जाम होगा आगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।